15-30 ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। तो इसलिए थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को आपने गौर से समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। The 0.15 kg baseball has a speed of 30 meters per second just before it is being struck by the bat. So you have this baseball which is traveling with a speed of 30 meters per second at an angle of 15 degrees with respect to the x-axis when it is being struck by the bat. Once the bat strikes the ball, it then travels along the trajectory which is shown to you as this trajectory until the outfielder catches it at the position shown. So once the bat struck this ball, it gives that ball a velocity v2 which is being directed at an angle of 30 degrees with respect to the x-axis. As a result of this velocity, the ball follows this trajectory जो कि आपको ये शो की गई है until the outfielder catches it at the position shown. Okay, now what do you need to determine here? You need to determine the magnitude of the average impulsive force being imparted to the ball if it is in contact with the bat for a time period of 0.75 milliseconds. So the interaction between this bat and ball is going to take place in this short time, which is 0.75 millisecond, and during this time the bat exerts some impulse on this ball. As a result of this impulse, the momentum of this ball changes from this direction to this direction. यानी अगर हम impulse and momentum principle को भी देखें तो impulse and momentum principle basically क्या कह रहा है कि impulse and momentum principle कहता है कि आपका जो momentum में change आ रही है उसके लिए क्या चीज responsible होती है, उसके लिए आपके पास उस interaction के दौरान कितनी impulse एक्ट कर रही है उस पार्टिकल के ऊपर, वो मैटर करती है। सो एक तरह से ये इम्पल्स जो है वो मोमेंटम की में जो चेंज है वो ला रही होती है। तो यहाँ भी यही हो रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि इस बॉल के ऊपर बैट जो इम्पल्स एक्सर्ट कर रहा है वो बेसिकली इसके मोमेंटम में चेंज ला रहा है। इनिशियली इसका मोमेंटम जो बॉल का था वो इस डायरेक्शन में था जो कि v1 का डायरेक्शन था, और इंटरेक्शन के बाद ये मोमेंटम जो है वो v2 के डायरेक्शन में आ गया बॉल का जो मोमेंटम है। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि कितना इम्पल्स इस बैट ने बॉल के ऊपर इस टाइम पीरियड में एक्सर्ट किया है। इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं। यस सर। ओके, सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन ताकि अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो हमने बेसिकली वी नीड टू डिटरमिन द इम्पल्स बीइंग एक्सर्टेड बाय दिस बैट ऑन द बॉल ड्यूरिंग दिस शॉर्ट interaction which is of 0.75 millisecond. Okay, now the bat would be exerting impulse on the ball in this particular direction. Let's say मैं इसको कहता हूँ this is the average impulse which the bat would be exerting on the ball during this time interval. Okay, in order to find out this average impulse, अगर मैं इसके components बनाऊँ तो ये इसका y कंपोनेंट इम्पल्स का, ये इसका x कंपोनेंट है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस लेके पहले इम्पल्स एंड मोमेंटम का प्रिंसिपल x एक्सिस के ऊपर अप्लाई कर दूं, उसके बाद मैं इम्पल्स एंड मोमेंटम का प्रिंसिपल जो है वो y एक्सिस के ऊपर अप्लाई कर दूं, तो उससे मुझे ये दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिसको मैं कहता हूँ सपोज f एवरेज y एंड f एवरेज x मुझे मिल जाता है। और फिर मैं इन दोनों, चूंकि मुझे ये दो कंपोनेंट्स मिल गए एक वेक्टर के, मुझे f एवरेज चाहिए तो इट इज गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ f एवरेज x एंड f एवरेज y। तो मैं f एवरेज x स्क्वायर प्लस f एवरेज y स्क्वायर होल अंडर रूट की मदद से इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिटरमिन कर सकता हूँ। बट बिफोर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम ऑन दिस बॉल जस्ट बिफोर striking the bat and just after striking the bat, shall we do we know the value of v2 जिस वेलोसिटी के साथ ये लॉन्च हुई है आफ्टर द इंटरेक्शन विद द बैट? नो सर। सो जब तक हमें वो वेलोसिटी v2 नोन नहीं होगी मैं वो इम्पल्स एंड मोमेंटम का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि अगर मैं अप्लाई करता भी हूँ तो उसमें मेरे पास f एवरेज x y दो ही अननोन है और साथ में अगर v2 भी अननोन हो तो तीन अननोन हो जाते हैं। इट मींस के पहले किसी तरह आई नीड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ v2
only then I will be able to apply the principle of impulse and momentum on this ball, isn't it? Yes, sir. So how we are going to determine the magnitude of this V2? Do you have any idea? सर मोस्ट प्रोबेबली सर वो प्रोजेक्टाइल मोशन की मेथड से मैं कर सकते हैं. Okay, so initially let us apply the projectile motion equations from point A, which is the point after the interaction is being made, that gives this ball a velocity of v2, to point B where the outfielder catches it. So point A से B के दरमियान में सबसे पहले तो projectile motion की equations जो है वो apply कर लूँ. In order to apply that projectile motion equation, do you remember हमें कहीं ना कहीं origin जो है वो define करना पड़ता था. So let us define that origin at our initial point, which is point A. So defining the origin at point A, and first of all considering the horizontal motion equation, which is of the form x equal to x naught plus v naught x t, जिसको मैं टी ए भी लिखूंगा और इस टाइम को इस 0.75 से आपने कंसिडर नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना. ये टाइम टी ए बी है, विच इज द टाइम ऑफ फ्लाइट of this ball from point A to point B. It is not equal to 0.75 millisecond because 0.75 तो बैट और बॉल के इंटरेक्शन का टाइम है. So applying the range equation, what is x? Can you identify x from the figure? Yes sir, 100. So it is 100. What is x naught? 0. Since we have defined the origin at initial point A, so this x naught is going to be equal to 0. What about v naught x? V2. V2 cos 30. Yes. And this is going to be TAB. So let us say that this is our equation number 1. In this case, V2 and T both are unknown. It means that we need some other equation as well in order to find out that time. So we will move on to the vertical motion. What vertical motion equation shall we apply here? Y is equal to y naught plus. So it is y equal to y naught plus v naught y TAB minus half GT square. Okay, can you identify the value of y? Yes, sir. 2.5. Are you sure? 2.5 minus 0.75. Yeah, it is 2.5 minus 0.75 since the origin is being defined at A. So A से B तक y distance कितना होगा? It is going to be from this geometry 2.5 minus 0.75. So it is going to be equal to 1.75. What about y naught? फिर 0 होगा अगर उस एक्सिस से देखें. Since the origin is being defined at A, so y naught would be equal to 0. What about v naught y? It is going to be v2 sine of 30 t minus half gt square. So this would be our equation number 2. So we have two equations, two unknown. आप इसको solve करें, equation number 1 से t की value निकाल लें और उसको put कर दें equation number 2 में. You will get the value of v2 to be equal to 34.18 meter per second. So this is just a revision of our projectile motion. So this is the velocity which this ball is being launched at point A after the interaction with this bat. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay. So let us clear the screen once again. और अब हम थोड़ा सा अपनी असली कहानी पे आ जाते हैं. So हमने अभी डिटरमिन किया कि using the motion of projectile equation, the velocity of this ball comes out to be v2 equal to 34.18 meter per second with which the ball is being launched. और अभी जो बात हुई थी कि हम अगर कहते हैं कि ये वो एवरेज इम्पल्स है जो ये बैट एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन दिस बॉल, वी नीड टू resolve this impulse into its components along the x and y axis. So this is the component of this average impulse along the x axis जिसको मैं f average x कहता हूँ. This is the component of this impulse along the y axis जिसको मैं f average y कहता हूँ. Okay, now what should I do next? मुझे velocity तो मिल गई है v2. What should I do next?
इम्पल्स वाली इक्वेशन लगा दी। फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम कर देंगे हर कंपोनेंट के लिए इस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या कर देंगे, दोबारा रिपीट करें। सर डिफरेंस ऑफ मोमेंटम ऑफ फाइनल एंड इनिशियल Along the x and y axis. Okay, so using the conventional x and y axis and starting with using the conventional x, y and y axis and starting with first of all writing this equation along the x axis. So the equation of principle of impulse and momentum states that the initial momentum along x-axis plus sum of all the impulses that are acting along x-axis should be equal to the final momentum along x-axis. So first of all, what is the initial momentum of this ball along the x-axis? Can you identify it from the figure? यस सर मास क्या इनटू होगा? v1 Okay, into mass इसका है cos 0.15, and 30 into cos 30 30 cos of 30 or 15? 15 sir 15 because we are considering the initial momentum which is v1 की वजह से जो momentum आ रहा है. So 30 cos 15. In what direction this 30 cos 15 component would be acting, towards the positive axis or the negative axis? negative axis. So the momentum of this ball before it is being struck by the bat is going to be minus 0.15 into 30 cos of 15. Is this point clear to all of you? नेगेटिव साइन समझ आ गई है? आई होप कि नेगेटिव साइन क्लियर है इस तरह हर एक को. जी सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। देखें, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी v1 which is at an angle of 15 degrees with respect to the x-axis. So चूंकि हम कह रहे हैं कि we are applying the principle of impulse and momentum on this ball, पोजीशन 1 या हम फर्स्ट पॉइंट क्या डिफाइन करें, बिफोर इट इज बीइंग स्ट्रक बाय द बैट, और सेकंड पोजीशन क्या है, after it is being struck by the bat. So initial momentum before it is being struck by the bat is towards the left side of this x-axis, जो कि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है. आई एम टेकिंग पॉजिटिव x टुवर्ड्स द राइट. सो आपके पास जो बॉल का मोमेंटम बिफोर इट इज बीइंग स्ट्रक बाय द बैट था वो टुवर्ड्स द नेगेटिव x एक्सिस है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन आया है. ठीक है, क्लियर हो गया। okay. During this interaction, what is the impulse which is acting on this ball along the x-axis? sir initial velocity along x axis is minus final velocity along x axis divided by time. देखिए, मैं भी आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम कहता है कि द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल plus sum of all the impulses which are acting on this particle during that interaction should be equal to the final momentum of the particle. तो यहाँ अभी हमने इनिशियल मोमेंटम लिखा है. अब इस एक्स एक्सिस के अलोंग इस बॉल के ऊपर इंपल्स कौन कौन सी एक्ट कर रही है इस इंटरेक्शन के दौरान? सर एक तो एफ एवरेज एक्स वाले जो इंपल्सिव फोर्स है, इंपल्स ड्यू टू दिस इंटरएक्टिव फोर्स ऑफ दिस बैट, जिसको मैंने एफ एवरेज एक्स कहा था. तो इंपल्स कैसे बनता है? फोर्स को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं. सो व्हाट इज द टाइम हियर? 0.75 मिलीसेकंड्स. 0.75 into 10 raised to power minus 3, यही आ जाएगा. यस सर. So this is going to be the impulse. Positive होगा, negative होगा? Positive. Since this f average x is acting towards the positive x-axis, so it would be creating a positive impulse. So the initial momentum of this ball along x-axis plus the impulse which is acting on this ball along the x-axis should be equal to the final momentum of this ball along the x-axis. So what is the final momentum of this ball? Positive है और वो v2 के साथ है. So 0.15 which is the mass of this ball into v2 cos of 30 which is 34.18 cos of 30. Clear है ये चीज? पॉजिटिव साइन क्यों आया? बिकॉज v2 इज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो उसका x कंपोनेंट आपके पास पॉजिटिव बनेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. किसी को इस इक्वेशन में कोई टर्म ना समझ आई हो?
Clear है sir. Okay, so now moving on to the principle of impulse and momentum along the y-axis. What is the initial momentum of this ball along the y-axis before it is being struck by the bed? फिर negative है और 30 sin 15. So it is going to be minus 0.15 into 30 sine of 15, isn't it? Yes sir. Okay, so ये आपके पास initial momentum आ गया इस ball का before it is being struck by this bat. Okay, what is the impulse which is acting along the y-axis? F average y into Okay, so time. writing it as positive F average y और टाइम कितना है वही 0.75 into 10 raised to power minus 3 and that should be equal to final momentum of this ball along the y-axis. Final momentum कितना है 0.15 34.18 साइन ऑफ 30. So, ठीक है और ये पॉजिटिव होगा. सो ये हमने दो इक्वेशन लिखी. वन वाज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस. The other one was the principle of impulse and momentum along the y-axis. Now, when you solve equation number 1, जब आप equation number 1 को solve करेंगे, the value of f average x would comes out to be 11,715. So 11,715.7 Newton आ जाएगा. This is the average impulse which is acting along the x-axis. Similarly, once you solve the second equation, you will get f average y to be equal to 4970.9 Newton. So f average x भी आपके पास आ गई, f average y भी आपके पास आ गई. So what is going to be the value of this f average? सर वो अंडर मॉड्यूलस निकालेंगे, अंडर रूट f average x plus square plus f average y square. That's correct. So आपके पास इन दोनों को f average x और f average y को जब आप सम कर लेंगे, यानी बेसिकली ये f average के दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक वेक्टर के जब आपको दो कंपोनेंट्स मिल जाएं उसको स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट लें, आपके पास f average आ जाएगी which is 12.7 किलो न्यूटन. So this is going to be the average impulsive force which the bat exerts on the ball during this interaction. यहां तक हर एक को समझ आ गई. अभी मेरा आपसे दो क्वेश्चन है, डिस्कशन पॉइंट्स, जो कि हमारी बेसिस बनेंगे फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज हमने शुरू करना है. लेकिन फिलहाल यहां तक कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो? यस सर. क्लियर है? यस सर. ओके, नाउ दो क्वेश्चंस मेरे आपसे हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, once we were discussing the principle of impulse and momentum, हमने जब impulse की बात की थी, हमने कहा क्या था कि आपके पास सपोज एक पार्टिकल है जो कि से रेस्ट पे है. सो दिस पार्टिकल वाज एट रेस्ट एट दिस पॉइंट. आप इस पार्टिकल के ऊपर एक अदद फोर्स अप्लाई करते हैं विच इज दिस फोर्स F being applied on this particle say at an angle of 30 degrees. इस इम्पल्स यानी फोर्स आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो इस फोर्स की वजह से इम्पल्स जो है वो आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा विच इज गोइंग टू बी फोर्स इनटू डेल्टा टी. और इस इम्पल्स के नतीजे में ये पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो मोमेंटम से, इतने मोमेंटम से जो है वो मूव कर जाएगा. ऐसे ही है प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है. यस सर. ओके, सो यहाँ अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करूं, f average आप अप्लाई कर रहे हैं which is the vector sum of f average x and f average y. सबसे पहली बात तो ये कि क्या आप ये एंगल थीटा डिटरमिन कर सकते हैं जिस पे ये f average एक्ट कर रहा है? कैन यू डिटरमिन दिस एंगल थीटा? यस सर, क्योंकि v2 के एंगल के अकॉर्डिंगली ही होगा. क्या होगा सर? वही 30 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. हाँ, दैट इज माय फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट कि चूंकि ये बॉल 30 डिग्रीज के ऊपर लॉन्च की जा रही है, इट मीन्स के आपके ख्याल में ये एवरेज इम्पल्स भी 30 डिग्री पे एक्ट करना चाहिए. क्या आप ये थीटा निकाल सकते हैं यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री? दो कंपोनेंट्स मिले हुए एक वेक्टर के, ये एंगल थीटा आप डिटरमिन कर सकते हैं.
कैसे? Tangent y divided by यस, टेंजेंट इनवर्स एफ एवरेज वाई ओवर एफ एवरेज एक्स। कैलकुलेटर है किसी के पास? यस सर 22.99 आ रहा है। ओके, इट मींस के ऑलमोस्ट 23 डिग्री ये थीटा आ रहा है। यस तो सर। बॉल तो 30 डिग्रीज पे लॉन्च की जा रही है, तो फिर हमारा वो कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ कर गया। सर ये एवरेज होने की वजह से तो नहीं है? थोड़ा सा सोचें इस हवाले से, बाकी लोग भी सोचें कि देखें मैं इंपल्स एक्सर्ट कर रहा हूँ 23 डिग्रीज पे, बॉल 30 डिग्री पे जा रही है, ऐसा क्यों है? सर impulse I think सर टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। सर मेरे ख्याल से इसका ये इशू है कि इनिशियली ना मोमेंटम हमारा वैसे ही जो आ रहा है वो 15 डिग्रीज पे आ रहा है। दैट्स करेक्ट। आपके पास जब अभी हमने उस फिगर पे गए थे, मैंने आपको कहा था एक बॉल रेस्ट पे है और उसको आप जिस डायरेक्शन में इंपल्स देंगे मोमेंटम भी उसको उसी डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन ये वाली जो बॉल है, इट इज नॉट एट रेस्ट बिफोर इंटरेक्शन, इट वाज बेसिकली हैविंग सम मोमेंटम व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। तो बेसिकली 15 डिग्रीज पे ऑलरेडी उसका इनिशियल मोमेंटम था और मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी थी कोई ना कोई। तो ये जो इंपल्स आप इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, इसने उस मोमेंटम को ओवरकम करके इसके मोमेंटम को चेंज लानी है। तो एक तरह से 15 डिग्रीज ये इसलिए आ रहा है रादर देन 30 डिग्रीज या 23 डिग्रीज कि इसने उस मोमेंटम को ऑलरेडी ओवरकम किया है और उसके बाद फिर इसके मोमेंटम को चेंज लाया है और मजीद 15 डिग्रीज जो है फ्रॉम इट्स इनिशियल मोमेंटम डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया इसके मोमेंटम को। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये थीटा हमारे पास 15 या 30 डिग्री क्यों नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि दिस बॉल वाज नॉट एट रेस्ट बिफोर द इंटरेक्शन, रादर इट वाज हैविंग सम मोमेंटम ड्यू टू दिस 30 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वजह से पहले जो इंटरेक्शन है वो इस मोमेंटम को कवर करेगा और फिर इसको मजीद चेंज करके v2 के डायरेक्शन में जो है वो फेंक देगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अगर तो ये बॉल रेस्ट पे होती तो जिस डायरेक्शन में आप ये एफ एवरेज लगाते एग्जैक्टली मोमेंटम या v2 भी उसी डायरेक्शन में आता, लेकिन चूंकि इंटरेक्शन से पहले दिस बॉल वाज नॉट एट रेस्ट, दैट्स व्हाई आपको एफ एवरेज का जो डायरेक्शन है और v2 जो है वो चेंज है, क्योंकि इस एफ एवरेज ने पहले उस मोमेंटम को कवर करना है और फिर उसके मोमेंटम को मजीद चेंज लाना है उसके डायरेक्शन में भी और उसके मैग्नीट्यूड में भी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने रखने लगा हूं। यस सर। Okay, now my next question is, have we missed something once we were writing this principle of impulse and momentum along the y-axis? क्या कुछ हम मिस तो नहीं कर गए? Yes sir, gravitational force। कौन सी फोर्स? Gravitational weight। Weight. So weight is also a force. और y डायरेक्शन में जब आप प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम लिख रहे हैं तो क्या उस वेट की वजह से इंपल्स नहीं आएगी? सर आएगी। वेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं एक्ट करती, वो तो कांस्टेंट एक्ट करती रहती है। नहीं, देखें ड्यूरिंग द इंटरेक्शन की हम बात करें ना, ये प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम क्या कहते हैं कि द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, चलो y एक्सिस की अगर मैं बात करूं, x में तो वेट एक्ट नहीं कर रहा, y एक्सिस के अलोंग क्या ये प्रिंसिपल कहता है कि इस इंटरेक्शन से पहले इस बॉल का जो y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम था वो हमने लिख लिया कि ये वो मोमेंटम था, प्लस इस इंटरेक्शन के दौरान y एक्सिस के अलोंग जो जो इंपल्सेस एक्ट कर रही हैं, तो एक तो इंपल्स ये एफ एवरेज y की वजह से एक्ट कर रही है, लेकिन वेट भी तो y एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, तो क्या इंपल्स आनी नहीं चाहिए वेट की वजह से? एक्चुअली जब हमने मोमेंटम लिखा है तब भी वेट एक्ट कर रहा था, इंटरेक्शन के दौरान भी कर रहा है, तो वो तो यानी ये तो नहीं कह सकते सिर्फ इंटरेक्शन के दौरान ही एक्ट कर रहा है वेट। देखें, हम तो इस टाइम पे जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं वो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग और जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग है ना, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इसका इतना मोमेंटम था, ड्यूरिंग इंटरेक्शन इसके ऊपर एफ एवरेज y एक्ट कर रहा है y एक्सिस में और वेट भी एक्ट कर रहा है y एक्सिस में, और इंटरेक्शन के इमीडिएटली के बाद उसका मोमेंटम जो है वो ये है। सो ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन एफ एवरेज y के अलावा क्या वेट एक्ट नहीं कर रहा था? मेरा आपसे ये सवाल है। यस सर कर रहा है लेकिन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइडों पे, क्योंकि कौन से दोनों साइड पे? सर सर इक्वल इनिशियल और फाइनल केस इक्वल होगा ना? यस सर। नहीं, देखें आप फिर इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। वो रेजिस्टेंस एक प्रोवाइड कर रहा होगा ना? कर रहा होगा, वो वेट डेफिनेटली कर रहा होगा। अब जरा मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर मैं वेट की वजह से इंपल्स लिखूं तो यहाँ इट मींस कि मैं एक टर्म को ऐड कर दूंगा जहां मैंने रेड निशान शो की है, ऐसे ही है? यस सर। वेट की वजह से जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं इंपल्स आएगा कितना? इंपल्स ड्यू टू वेट क्या होता है? 0.15 जो कि मैस है
मल्टीप्लाई बाय 9.81 जो कि जी की वैल्यू है, तो ये वेट हो गया। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.75 into 10 raised to power minus 3. So how much would be this value? 10 raised to power minus 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आप बात कर रहे हैं किलो न्यूटन की, यानी ओवरऑल जो बैट इंपल्स एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज 12.7 किलो न्यूटन। यहाँ किलो न्यूटन की बात हो रही है और वहां आपका 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और 0.15 की बात हो रही है। सो कितना थर्ड डेसिबल पे जाके शायद कोई फर्क लाएगा ये वेट की वजह से जो इंपल्स है। ऐसे ही है। तो चूंकि वो इंपल्स इतना कम एक्सर्ट कर रहे हैं तो जनरली वो तमाम फोर्सेस जो कि इंतहाई कम अमाउंट में इंपल्स एक्सर्ट कर रही हो वो हमारे पास नॉन इंपल्सिव फोर्सेस कहलाती हैं। जिस तरह यहाँ हमारे पास वेट आ गया, ऑल्दो वेट अगर हम 9.81 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट आपके पास 10 इंटू 1.5 न्यूटन आ रहा है, लेकिन जब आप उसको 0.75 या इंटरेक्शन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो इंपल्स होगा वेट की वजह से वो इंतहाई कम होगा एज कंपेयर टू द इंपल्स बीइंग एक्सर्टेड बाय दिस बेड। तो अगर मैं उसको शामिल कर भी लेता हूं अपनी इस इक्वेशन में तो कहीं तीसरे डेसिमल पे जाके मेरे पास कोई चेंज आएगी। तो जनरली मैं वो तमाम फोर्सेस जो इंतहाई कम अमाउंट में इंपल्स क्रिएट कर रही हूँ, अभी हमारा अगला टॉपिक भी यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, कि उन तमाम फोर्सेस को हम अपनी इंपल्स एंड मोमेंटम एनालिसिस से इग्नोर कर देते हैं। आप अगर चाहें यहाँ शामिल कर लें, आप अगर चाहें यहाँ इसको इग्नोर कर दें, बहुत कम अमाउंट में आपका यहाँ इस चीज के ऊपर फर्क आएगा जाके। दैट्स वाई हम वेट की वजह से इंपल्स शामिल नहीं करें। बेसिकली बॉल के मोमेंटम में जो चेंज ला रहा है वो वेट ऑफ द बॉल का इंपल्स नहीं है, बल्कि जो बैट इंपल्स बॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली उसमें चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई हमने वेट की वजह से यहाँ इंपल्स जो है वो नहीं लिखा। अगर हम लिख भी लेते हैं तो हमारे सोल्यूशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि तीसरे डेसिमल पे या दूसरे डेसिमल पे जाके एक डिजिट कोई चेंज हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?